प्रशासन प्रशासन का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ एड प्लस मिनिस्ट्री से बना है, जिसका अर्थ होता है देखभाल, सेवा और प्रबंधन। तो प्र यानी उत्कृष्ट और शासन यानी राजकाज संचालित करना। ठीक है, तो देखभाल, सेवा, प्रबंधन। फिर है परिभाषा, किसी भी सार्वजनिक या सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दो या दो से अधिक लोगों के समूहों द्वारा व्यक्तियों तथा भौतिक संसाधनों का सामूहिक या सांगठनिक प्रयास लोक प्रशासन कहलाता है। फिर है विशेषताएं, तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संगठित सुनियोजित व्यवस्था होती है। पहली है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, फिर सामूहिक उद्देश्य होता है, फिर सामूहिक प्रयास होता है, फिर प्राधिकार प्राप्त वरिष्ठ होते हैं, और दो या दो अधिक लोगों का समूह होता है, फिर सामूहिक गतिविधियां होती हैं, और संगठित एवं सुनियोजित व्यवस्था है। तो परिभाषा वापस क्या है, किसी सार्वजनिक या सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दो या दो से अधिक लोगों के समूह द्वारा व्यक्तियों तथा भौतिक संसाधनों का सामूहिक या सांगठनिक प्रयास लोक प्रशासन। फिर प्रशासन उद्देश्य है सामूहिक प्रयास और विभिन्न व्यक्ति होते हैं। ठीक है, फिर है प्रशासन के मूल तत्व, तो समूह होता है और सामूहिक गतिविधियां होती हैं। फिर है प्रशासन के प्रकार, तो एक होता है लोक प्रशासन और एक होता है निजी प्रशासन। फिर लोक प्रशासन की अवधारणा, तो संकुचित अवधारणा, इसमें केवल क्षेत्र में कार्यपालिका, उद्देश्य नीति निर्माण। समर्थक थे साइमन गुलिक बिलोवी और टीड और साइमन बर्ग, हर्बर्ट साइमन, सॉरी। और फिर व्यापक अवधारणा में है कार्यपालिका, विधायी पालिका, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, नीति समीक्षा। समर्थक थे इसके एल डी वाइट, फिफ्नर, डिमॉक, नीग्रो। फिर लोक प्रशासन की प्रगति या दृष्टिकोण, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को लेता है, पोस्ट को जिनमें आती हैं, और दूसरे से कार्य करवाने तक सीमित है। प्रशासन सभी तंत्रों में समान है, सॉरी, प्रशासन सभी क्षेत्रों में समान है इसके अनुसार। और समर्थक समर्थक थे इसके साइमन, स्मिथ, बर्ग और गुलिक। फिर है एकीकृत दृष्टिकोण, तो इसके अनुसार प्रबंधकीय गतिविधियों के साथ तकनीकी, लिपिक और दस दस्तीय संबंधी, ठीक है, दस्तावेज संबंधी गतिविधियों का समावेश है। तो तकनीकी, लिपिक और दस्तावेज संबंधी गतिविधियों का समावेश है। प्रबंधक से व्यापक अवधारणा ये, और इसमें सरकार व निजी प्रशासन में भेद है इसके अनुसार एकीकृत दृष्टिकोण में। और इसके समर्थक थे एल डी वाइट, डिमॉक, हेनरी और फियोल। फिर कला, अब है कला। कला किसने बोला, विधिक विशेष प्रतिभा होती है कला के लिए। फिर कर्मिक विकास होना जरूरी है, सीखने तथा प्रशिक्षण से इसको अपन पा सकते हैं, सीखने तथा प्रशिक्षण से। फिर अभ्यास का महत्व होता है, जन्मजात होती है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे, और परिवर्तनशील देश काल के अनुसार। समर्थक थे इसके आईडिव, ईड, एमपी शर्मा और गिल्डन। आईवेट, टीड और एमपी शर्मा और ये इनके। फिर विज्ञान किसने मारा, वुड्रो विल्सन, गुलिक और टेलर ने। इसके अनुसार सार्वभौमिक है, अनिवार्य प्रक्रिया है, तार्किक सिद्धांत होते हैं, अनुसंधान व पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया जाता है, मूल्यों के लिए महत्व नहीं है। और इसमें पर्ट, सीपीएम, ये सब आते हैं। फिर आधुनिक दृष्टिकोण, तो प्रशासन संदर्भात्मक होता है तथा इसकी विशेष विषय वस्तु होती है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासनिक संदर्भात्मक होता है तथा इसकी विशेष विषय वस्तु होती है। प्रशासन शून्य नहीं है, विरसता है। समर्थक थे इसके ग्लैडन, जे पीटर आदि। तो प्रशासन तथा लोक प्रशासन में अंतर क्या है, तो प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है और एक प्रक्रिया है, और विभिन्न लोगों से कार्य करवाना होता है। फिर सामान्य उद्देश्यों के लिए साथ किया गया सामूहिक प्रयास है। पर लोक प्रशासन क्या है, एक संकुचित अवधारणा है, एक तंत्र होता है, ये प्रक्रिया नहीं है। फिर ये द्वि अर्थी है, एक विषय के रूप में और तंत्र के रूप में, और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर राजनीतिक निर्णयों का क्रियान्वयन करना होता है इसमें। फिर अगला है शासन और लोक प्रशासन में अंतर। तो शासन सरकार से संबंधित होता है और संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। फिर निर्देश संविधान से प्राप्त होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और कार्य नीतियों का निर्माण। फिर लोक प्रशासन
तो नौकरशाही से संबंधित होता है। संचालन सरकार द्वारा चयनित अधिकारियों द्वारा निर्देश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है और नीतियों का क्रियान्वयन करता है ये। तो एक प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर था, एक है शासन और लोक प्रशासन में अंतर में। फिर है प्रबंधन। तो इस प्रशासन या संगठन का वह भाग जो संसाधनों के समुचित उपयोग, समन्वय तथा सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में उनका क्या करता है, संचालन सुनिश्चित करता है। और इसके समर्थक थे गुलिक के अनुसार पोस्ट को होता है प्रबंधन का कार्य। फिर प्रबंधन, एक होती है संकुचित अवधारणा और एक होती है व्यापक। संकुचित में आता है कार्य करवाने की युक्ति, जैसे टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत। फिर व्यापक, व्यापक में होता है प्रबंधन एक कला है जिसमें कम लागत, कम समय में अधिक कार्यकुशलता से। फिर प्रबंधन अपन इसको बताएंगे संगठन के लक्ष्य की ओर समुचित उपयोग, संसाधनों में समन्वय करवा के। तो संसाधनों में समन्वय से समुचित उपयोग संगठन के लक्ष्यों के लिए। फिर है इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये लक्ष्योन्मुखी होता है, मानवीय गतिविधि होती है, पेशेवर कार्य होते हैं, कार्य करवाने की कला है। फिर सृजनात्मक क्रिया है ये, सामूहिक प्रयासों का निर्देशन होता है इसमें। और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संगठनात्मक क्रिया है, और इसके कारण कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, सामाजिक विकास में सहयोग देता है ये, संसाधनों का समुचित उपयोग करवाता है और गतिशील संगठन बनाता है। ये भी इसकी विशेषता ही होगी एक तरीके से। फिर प्रशासन और प्रबंधन में अंतर क्या है, तो प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, प्रबंधन एक संकुचित अवधारणा है, प्रशासन का अंग है क्योंकि ये। फिर प्रशासन विचारात्मक प्रकार्य है और प्रबंधन कार्यात्मक प्रकार्य है। फिर प्रशासन संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, प्रबंधन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने नीति क्रियान्वयन का तरीका है। फिर प्रशासन प्रभावी निर्देशन देते हैं और प्रबंधन में प्रभावी कार्य निष्पादन होता है। प्रशासन नियंत्रण, निर्देशन तथा नेतृत्व प्रदान करता है, प्रबंधन संसाधनों का संगठित उपयोग करवाता है। फिर प्रशासन वित्त, नीतियों, वितरण संबंधी कार्यों में समन्वय करता है, पर प्रबंधन लक्ष्य प्राप्ति की विविध गतिविधियों में समन्वय करवाता है। फिर प्रशासन संगठन का निर्माण करता है, प्रबंधन संगठन का लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। फिर अमेरिकी विचारधारा के अनुसार प्रशासन प्रबंधन से बड़ा है। समर्थक थे इसके टीड और थे सुल्ज, इन्होंने बोला था प्रशासन प्रबंधन से बड़ा है। फिर ब्रिटिश विचारधारा के अनुसार प्रशासन प्रबंधन से छोटा है और इसके समर्थन थे वोल्टर, डेनियल, ये। फिर थी एक नवीन विचारधारा, तो इसने बोला प्रशासन और प्रबंधक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसके समर्थक थे हेनरी फ्योल, उर्विक, न्यूमैन। फिर प्रशासन का महत्व क्या है, जो राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण करता है और व्यवस्था तथा स्थिरता रखता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है, व्यापक वाणिज्य सेवाएं प्रदान करता है, आर्थिक विकास में संवृद्धि दर लाता है, कमजोर वर्ग की सुरक्षा करता है, लोक मत निर्माण में जागरूकता, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखता है, जन कल्याण का माध्यम है, लोकतंत्र का वाहक व रक्षक है, सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक है, विकास का पर्याय है, फिर विधि व न्याय व्यवस्था को लागू करवाने का है, आजीविका व आर्थिक नियोजन में, आपातकाल प्रबंधन में और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है। फिर डैन होम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका मुख्य कारक प्रशासन का विखंडन होगा। फिर मार्शल डिमॉक के अनुसार प्रशासन अब इतना व्यापक क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब जीवन दर्शन बनने के करीब आ गया है। फिर वाल्डो ने बोला था प्रशासन जन्म से लेकर कब्र तक विद्यमान है। फिर है लोक प्रशासन की भूमिका, तो विकसित देशों में नीति निर्माण में, औद्योगिक विकास में, विशेषज्ञ सेवाएं में, निजी उद्यमों की सहायता तथा प्रोत्साहन में, फिर नियामक व निरोधक कार्य करने में, नवीन समस्याएं जैसे प्रदूषण, नगरीकरण, शस्त्रीकरण आदि में समन्वय, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करने में, फिर पेशेवर नौकरशाही में। पर विकासशील देशों में नीति निर्माण के साथ सामाजिक आर्थिक उन्नति, सभ्यता को बनाए रखना, लोक कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना, कानून व्यवस्था, बड़े उद्योगों की स्थापना व संचालन, फिर आपातकालीन सेवाएं देना, लोकतंत्र का संचालन व स्थापित और स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं। फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र क्या है, तो संकुचित है,
एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक पोस्टकोप है, एक पाठ्य विषय वस्तु है, एक लोक नीति दृष्टिकोण है, एक लोक निजी दृष्टिकोण है और एक आधुनिक दृष्टिकोण है। तो संकुचित के समर्थक थे साइमन और स्मिथबर्ग, फिर व्यापक के थे एल डी वाइट और फिफ्नर, फिर पोस्टकोप के था गुलिक, फिर पाठ्य विशेष विषय वस्तु की थी लेविस मैरियम, लोक नीति दृष्टिकोण के थे ड्रॉर और लासवेल, और लोक निजी दृष्टिकोण के थे फॉलेट और उर्बिक। और इन्होंने जिन्होंने अंतर नहीं बताया लोक और निजी में, तो वो थे अंतर नहीं बताते, वो तो बताते हैं फॉलेट उर्बिक गुलिक। और जो अंतर बताते हैं कि लोक और निजी अलग अलग हैं, वो है साइमन और एप्पल बी। फिर आधुनिक दृष्टिकोण है एक। अब लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि के कारण क्या है? तो पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य है, पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य है। पर्यावरणीय निम्नीकरण, सांप्रदायिक दंगे, जातीय हिंसा, साइबर अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, जनसंख्या विस्फोट, वर्ग संघर्ष, नस्लवाद, औद्योगिक की क्रांति, विज्ञान एवं तकनीकी का विस्तार, नवीन आर्थिक समस्याएं, कोविड। फिर एलपीजी के बाद लोक प्रशासन का बदला स्वरूप क्या है? तो राज्य का पश्च बेलन सिद्धांत तथा गैर नौकरशाहीकरण पर बल दिया गया। लोक प्रशासन नियंत्रणकर्ता के स्थानकर्ता पे प्रोत्साहनकर्ता बन गया। फिर 3 का समावेश, जिसमें इकोनॉमी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे बल दिया गया, जनसंपर्क और सहभागिता पे बल दिया गया, नागरिक अधिकार पत्र, आरटीआई, सामाजिक अंकेक्षण, उपभोक्ता संरक्षण जैसे नवाचार पे बल। फिर प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग, जैसे ई गवर्नेंस। प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ की भूमिका में वृद्धि हुई। अब है प्रबंधन की तकनीक। प्रबंधन की प्रकृति क्या है? तो प्रबंधन एक कला है, विशेष गुण होती है, योग्यता होती है, रुचि, कल्पना, सृजनात्मक शक्ति। फिर विज्ञान है, तो वैज्ञानिक तकनीकें होती हैं, अनुसंधान तथा तार्किकता प्रबंधन। फिर एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर एक पेशा है, विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का आधार है प्रबंधन। फिर एक अधिकार पद्धति है, तो दूसरों से कार्य करवाने के लिए वैधानिक प्राधिकार आवश्यक है। फिर सार्वभौमिक गतिविधि है, सार्वजनिक व निजी सभी स्तरों पर है आवश्यक गतिविधि, जिसमें कर्मचारियों का अधिकार क्षेत्र सीमित और अधिकारियों कर्मचारियों का अधिकार क्षेत्र तो सीमित है और अधिकारियों का व्यापक है। फिर प्रबंधन के कार्य क्या है? तो मूल्यांकन करना, आदेश देना, प्रेरित करना, बजटिंग, समन्वय, निर्देशन, स्टाफिंग, संगठन, नियोजन। तो प्रबंधन के कार्य क्या क्या है? मूल्यांकन करना, आदेश देना, प्रेरित करना, बजटिंग, समन्वय, निर्देशन, स्टाफिंग, संगठन और नियोजन। फिर प्रबंधन का महत्व क्या है? तो संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में, फिर कार्य कुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता में, संगठनात्मक सक्षमता बढ़ाने में, कर्मचारियों की व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि करने में, समाज निर्माण में, समन्वय करने में, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में और पर्यावरण एवं सतत विकास में। फिर थ्योरी, पोस्टकॉप की थ्योरी तो दी थी गुलिक ने, और हेनरी फ्योल ने दी थी PDCOC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग कंट्रोल। फिर प्रबंधकीय सिद्धांत, तो शास्त्रीय सिद्धांत होते हैं और कुछ आधुनिक। तो शास्त्रीय में आते हैं सामान्य प्रबंधन सिद्धांत, एक आता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, एक आता है नौकरशाही। और फिर आधुनिक में आते हैं मानव संबंध सिद्धांत, नव शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको। फिर एक व्यवहारवादी सिद्धांत और नव मानववादी सिद्धांत। फिर संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम, और एक होता है व्यवस्था सिद्धांत। तो सामान्य प्रबंध सिद्धांत क्या कहता है? इसके प्रारंभिक सिद्धांत है शिक्षण, प्रशिक्षण, संगठन की औपचारिक संरचना पे बल देता है, कार्य विभाजन पे बल देता है, कर्मचारी आर्थिक मानव है। सार्वभौमिक सिद्धांत है कार्य कुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता, तार्किकता पर विशेषज्ञता पर बल। तो प्रारंभिक सिद्धांत है शिक्षण प्रशिक्षण पे बल देता है, संगठन की औपचारिक संरचना है, संगठन को औपचारिक संरचना पे बल देता है, फिर कार्य विभाजन पर बल देता है, कर्मचारी आर्थिक मानव मानता है। सार्वभौमिक सिद्धांत है कार्य कुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता तथा तार्किक व विशेषज्ञता पे बल देता है। और इसके समर्थक थे हेनरी फ्योल, और इन्होंने बताई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेज।
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्होंने बताए थे इस पुस्तक में 14 इन्होंने सिद्धांत दिए थे हेनरी फ्योल ने, कि कार्य विभाजन हो, केंद्रीकरण हो, प्राधिकारी व उत्तरदायित्व हो, और आदेश की एकता हो, निर्देश की एकता हो, पद सोपान हो, अनुशासन हो, सामान्य हितों की वरीयता हो, और क्या हो, साम्यता हो, वेतन भत्ते, कार्यकाल की सुरक्षा, पहल, समता, समूह भावना और क्रमिकता। फिर मुने रिले, तो इन्होंने दिया था समन्वय का सिद्धांत। तो प्रबंधन का हृदय बताया, समन्वय का सिद्धांत प्रबंधन का हृदय है। फिर कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया इन्होंने, और इन्होंने बोला पद सोपान का सिद्धांत, तो स्केलर प्रोसेस बताया। तो लाइन एंड स्टाफ थ्योरी दी, कर्मचारी तो लाइन है और स्टाफ क्या है, सहयोगी है। तो लाइन एंड स्टाफ थ्योरी। फिर उर्बिक ने 8 सिद्धांत बताए, तो उद्देश्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, नियंत्रण का चित्र, समन्वय का सिद्धांत, निर्धारण व परिभाषा संबंधी सिद्धांत। फिर बेवर का नौकरशाही मॉडल, तो इसने बताया परंपरागत सत्ता होती है, करिश्माई सत्ता होती है और एक कानूनी सत्ता होती है। फिर होता है एफ एम मार्क्स का नौकरशाही मॉडल, इसने अभिभावक, जातीय और संरचक योग्यता आधारित बताया इसने, सक्षम और योग्यता आधारित। तो अभिभावक होते हैं, एक जाति होती है, एक सक्षम होता है और योग्यता आधारित। फिर वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तो इसमें था फर्स्ट यूज ऑफ एसएम 1910 में, और इसके थे समर्थक टेलर। तो इसने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस किताब में इसकी बात की 1911 में, मान्यता थी अच्छा कार्मिक निर्देशित होता है, ना कि स्वयं प्रेरणा से कार्य करता है। फिर आर्थिक मानव माना, इसने भीड़ परिकल्पना का समर्थन करता है। ये सिद्धांत क्या थे इसके, कार्य वैज्ञानिक रीति से, अंगूठे के नियम का विरोध करता है, कार्य विशेषीकरण पर बल देता है, उच्च अधिकारी का सहयोगात्मक रुख होना चाहिए, और भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। फिर मानसिक क्रांति क्या है, तो उच्च अधिकारी व कार्मिकों के हित एक दूसरे के पूरक हो, टकराव की जगह सहयोग हो, लाभ के वितरण की समस्या सुलझाई जाए। फिर एसएमटी की तकनीकें क्या है, तो कार्य अध्ययन, वैज्ञानिक रीति, समय अध्ययन, विराम घड़ी का प्रयोग और फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कर्मियों के 8 विशेषज्ञों से परीक्षण, इसमें 8 नियोजन स्तर पर और 4 नियोजन पक्ष होते हैं और 4 क्रियान्वयन। तो कार्मिकों को 8 विशेषज्ञों से पर्यवेक्षण मिलता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, एक होता है समय अध्ययन और एक होता है कार्य अध्ययन। फिर विभेदित दल प्रणाली, तो इसके अंदर उच्च पीस रेट होती है, निम्न पीस रेट होती है। मानक, निम्न पीस रेट प्लस बड़ा बोनस। फिर अपवाद प्रबंधन, तो अपवाद स्वरूप ऐसे कार्मिकों के कार्य में हस्तक्षेप जो मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। आलोचना क्या थी, ये यांत्रिक अवधारणा मानता है, कर्मचारी को साधन मानता है, निचले स्तर पर अधिक होता है, ये सुशोषण में वृद्धि करता है। फिर कार्मिकों को मशीनी कल्पना मानता है, भीड़ परिकल्पना का समर्थन है, ये केवल आर्थिक पहलू को महत्व देता है। अब महत्व क्या है, कार्य स्थिति में सुधार हुआ, 3 का महत्वपूर्ण हुआ, का एनपीएम का स्वीकार्यता है, ये आय में वृद्धि हुई, कम लागत व समय में उत्पादन में वृद्धि हुई, सहयोग बढ़ा, उत्पादन में वृद्धि हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। फिर लोक प्रशासन का विषय के रूप में, तो यूएसए में लूट प्रणाली की समाप्ति, यूएसए में ही क्यों हुआ, यूएसए में लूट प्रणाली की समाप्ति, यूएसए में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव, फिर तीव्र औद्योगिकीकरण तथा बड़े पैमाने पर सामाजिक विस्थापन हो रहा था, अमेरिकी संगठनों में प्रबंधकीय जटिलताएं थी। फिर किताब के रूप में बताते हैं अब इसको। तो एक थी द फेडरलिस्ट, 18वीं सदी में अमेरिकी वित्त मंत्री हैमिल्टन की द फेडरलिस्ट। तो यहाँ से लोक प्रशासन सब ठीक है। तो ये द फेडरलिस्ट से अपन को वहाँ की, ये उस वाली जो पुराने ऐतिहासिक वो उसमें लिख देंगे द फेडरलिस्ट को, अमेरिकी प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर 1812 में चार्ल्स ज्यू विनिन, प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो भी है। तो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, वुड्रो विल्सन जनक थे लोक प्रशासन के,
फिर है गुडनाउ। गुडनाउ ने लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द्वीप विभाजन का समर्थन किया। तो पहले वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गुडनाउ पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है प्रथम पाठ्य पुस्तक एल डी वाइट ने इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है सिद्धांतों का स्वर्ण काल अगला। तो इसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास किया, और इसमें पहली विलोबी क्या आई, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुनियन रिले ने आई ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रीज, और गुलिक और उर्विक की आई पेपर ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एक और आई कौन सी, फॉलेट की, जिसमें आई थी कौन सी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो पहले उसमें तो हुआ था राजनीति के प्रशासन से अलग पर बल दिया, राजनीति को प्रशासन से अलग करने पे बल दिया था पहले उसमें, राजनीतिक प्रशासन दिविजन में। फिर दूसरे में सिद्धांतों का स्वर्ण काल, तीसरे में चुनौतियों का काल। तो इसमें 1938 में चेस्टर बेनार्ड ने किताब लिखी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें इसका उल्लेख नहीं किया सिद्धांतों का। फिर आई अल्बर्ट साइमन की। तो साइमन ने इनको मुहावरे और लोकोक्ति कहा प्रोवर्ब ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर रॉबर्ट डेल ने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम में बताया, मूल्य है, मानव मूल्य युक्त प्रशासन, मानव व्यवहार की परिवर्तनशीलता और सामाजिक परिवेश। फिर है पहचान का संकट। तो 1948 से 1970 कुछ विद्वान पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, और जॉन गोस ने बताया यहाँ पे ट्रेंड इन थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इसको लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान की शाखा बता दिया जॉन गोस ने। फिर ये यहाँ पे थी नवीनतम अवधारणाओं की जरूरत, जिससे उत्तरजीविता बढ़े। तो यहाँ पे आई तुलनात्मक लोक प्रशासन 1952, विकास प्रशासन 1955, एनपी आया 1968। फिर आया अगला अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। तो 1971 से 1990 लोक प्रशासन का अन्य विषयों के साथ संबंध, जिसमें राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विविध सिद्धांत। और इसमें क्या हुआ, विभिन्न सिद्धांतों का खंडन किया गया, जैसे पशुपान हुआ और द्वीप विभाजन का सिद्धांत हुआ, और मूल इनका। फिर एलपीजी व लोक प्रशासन आया अगला 1991 से वर्तमान में। तो राज्य का पक्ष बेलन का सिद्धांत व गैर नौकरशाहीकरण, पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य, आदेशकर्ता के स्थान पर समन्वयकर्ता पे बल, फिर संस्कृति पर बल, मितव्ययता, प्रभावशीलता और कार्यकुशलता पे, संसाधनों के सदुपयोग पे। फिर आया नवलोक प्रशासन एनपीए। तो एनपीए के उदय के कारण क्या थे, अमेरिकी समाज में उत्पन्न असंतोष, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, ऑपरेशन ऑरेंज। फिर 1967 में हनी प्रतिवेदन, जिसमें अव्यवस्था का कारण विषय के रूप में स्थापित नहीं हो पाना बताया, प्रशासन व शोधकर्ताओं तथा प्रशासन पढ़ाने वालों तथा करने वालों के मध्य विचार विमर्श का अभाव था। फिर विषय सार्वजनिक सेवा संबंधी उच्च शिक्षा में इसमें था ये। तो सार्वजनिक सेवा संबंधी उच्च शिक्षा में प्रशासन के शोधकर्ताओं तथा प्रशासन पढ़ाने वालों तथा इसको करने वालों के मध्य विचार विमर्श का अभाव। ठीक है। फिर सिफारिशें क्या दी गई, तो एमए में छात्रवृत्ति दी जाए, शोधकर्ता हेतु अनुदान दिया जाए, नीपा की स्थापना की गई और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ पहला, तो जिसमें हेड किए थे चार्ल्स वर्थ ने, और विषय था इसके लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। तो इसमें पद सोपान में लचीलापन है, सामूहिक समन्वय की स्थापना, सामाजिक सॉरी इसमें पद सोपान में लचीलापन, फिर सामाजिक समता की स्थापना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सामाजिक समस्याओं पर, गरीबी, बेरोजगारी पे देने के लिए बात की गई, राजनीतिक प्रशासन विभाजन का विरोध किया गया। फिर आया मिनोबुक सम्मेलन 1968, जिसमें हेड थे वाल्डो, और इसमें विषय था मूल्य निरपेक्षता तथा प्रासंगिकता, इनके विषय थे। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रबुलेंस लेख प्रकाशित हुआ बोल्डो का, और फ्रैंक मैरोनी की पुस्तक टूवार्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ मिनोब्रिक प्रोस्पेक्ट, ये किताबें लिखी गई।
फिर अगला अध्यक्ष थे वाल्डो पहले में 1968 में, तो इसमें सहभागी थे युवा और आयोजन अमेरिकी सामाजिक उथल पुथल के दौर में। विषय थे प्रासंगिकता, मूल्य उन्मुख, सामाजिक समता और परिवर्तन, और लोक प्रशासन का आलोचक था इसमें। फिर अगला था मिनोवर्ग सम्मेलन दूसरा, तो इसमें 1988 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे फ्रेड रिक्सन, और युवा प्लस वरिष्ठों का सम्मेलन था। एलपीजी सुधारों के दौरान इसका हुआ, और नेतृत्व प्रयोगिकी नीति और 3 पर बल दिया गया। सरकार की सीमित भूमिका का समर्थन किया गया। फिर 13 देशों का अगला हुआ 2008 में, जिसमें रोजमेरी ओलरी, और इसमें 13 देशों के 220 प्रतिभागी थे। अमेरिकी आर्थिक मंदी और ई गवर्नेंस के दौर के दौरान उसका हुआ। इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, साझा प्रयास, मानव कल्याण तथा उत्थान की बात की गई। फिर अगला है विशेषताएं क्या है इसकी एनपीएम की। तो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का प्रबल विरोध करता है ये। और 4D डिसेंट्रलाइजेशन और डी सेंट्रलाइजेशन और ब्यूरोक्राइटेशन, डेलीगेशन, और एक है डेमोक्रेटाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिकरण, प्रत्यायोजन और विनौकरशाहीकरण, इन पे बल देता है। डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण पे, डी डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतांत्रिकरण पे, डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन पे, डीब्यूरोक्राटाइजेशन यानी विनौकरशाहीकरण पे। फिर इसमें पद सोपान व्यवस्था का ये विरोध करता है, और ग्राहक उन्मुखता पे बल देता है, संवेदनशीलता पे बल देता है, जन सहभागिता, नैतिकता पे बल देता है, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन पे बल देता है। तो इसके 4 लक्ष्य थे: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तनीयता। फिर मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है, और ये इसका आलोचना क्या थी? ये विचारशील देशों हेतु अप्रासंगिक था या अनुपयुक्त था, और प्रशासनिक तंत्र पर निर्भरता तथा विनौकरशाहीकरण परस्पर विरोधी विचार थे। फिर मूल्यों पर अधिक बल दिया इसने। अप्रासंगिकता से क्या कहना चाहता है? वर्तमान आवश्यकताओं की परिस्थितियों अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए। मूल्य उन्मुख होने पर बल दिया, नैतिक मूल्य। फिर समता पे, सामाजिक समता व न्याय स्थापित करना चाहिए। परिवर्तन के लिए कहता है समाज में बहुआयामी परिवर्तन लाए, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति पे। 4D का मतलब क्या है? 4D तो क्या है? वो साधन है जिनसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ पे एक और कार्य हुआ, तो रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने 3 प्रतिलक्ष्य बताए इसके। तो इसने बताया कि प्रत्यक्षवाद विरोधी होना चाहिए, तकनीकी विरोधी होना चाहिए, और प्रत्यक्षवाद विरोधी, तकनीकी विरोधी, नौकरशाही तथा पद सोपान विरोधी नहीं होना चाहिए। तो ये बताए रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने 3 प्रतिलक्ष्य बताए एनपीए के। तो इसने बताया प्रत्यक्षवाद विरोधी ना हो, तकनीकी विरोधी ना हो, और नौकरशाही तथा पद सोपान विरोधी ना हो। फिर अगला आता है शक्ति। तो व्यक्ति तथा उनके आचरण व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। शक्ति के आधार व्यवहार परिवर्तन के आधार पर। तो गोल्ड हैमर के अनुसार बल है, प्रभुत्व और चातुर्य। फिर मैक्स वेबर के अनुसार औचित्य और अनौचित्य। औचित्य में आता है परंपरा, करिश्माई व्यक्ति, तार्किकता, और अनौचित्य में आता है दमन। फिर है शक्ति के स्रोत। तो ज्ञान हो सकता है, उपलब्धि हो सकती है, विश्वास में विचार हो सकता है, सत्ता हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है। फिर शक्ति प्रयोग के तरीके, तो आग्रह करके, पुरस्कार देके, दंड देके, बल प्रयोग करके। फिर विशेषताएं क्या है? औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, और ये संचयात्मक होनी चाहिए। वास्तविक शक्ति धारक की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। फिर अमूर्त होती है, परिस्थिति जन्य होती हैं, विविध रूपता होती है इनमें, संवादात्मक होती हैं। फिर सीमाएं क्या है? निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं है, इतिहास, धर्म, परंपरा व नैतिक मूल्यों से सीमित है। फिर राज व्यवस्था का स्वरूप और लक्ष्यों से सीमित है। फिर शक्ति के प्रकार: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, और विचारात्मक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। औपचारिक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और अनौपचारिक में दबाव समूह, राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी। फिर आर्थिक शक्ति, इसमें आते हैं उदारवाद, मार्क्सवाद। और विचारात्मक शक्ति
तो इसमें आते हैं हिंसा के समर्थक, साम्यवाद, नक्सलवाद। फिर शक्ति, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? तो शक्ति मौलिक तत्व है, मूर्त रूप होता है शक्ति और अप्रजातांत्रिक है, पर प्रभाव नैतिक तत्व है, अमूर्त रूप है और प्रजातांत्रिक है। फिर शारीरिक संरचना यानी शक्ति की संरचना, तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत होता है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत होता है, नारीवादी और बहुलवादी होते हैं। फिर शक्ति और बल में क्या अंतर है? तो शक्ति अमूर्त है, बल मूर्त है। शक्ति अबाध्यकारी होती है, बल बाध्यकारी दमन शोषण का होता है। फिर शक्ति साध्य निर्धारित करती है, पर बल शक्ति का साधन है। फिर सत्ता और प्राधिकार, तो निर्णय लेने तथा आदेश का अधिकार तथा उसके पालन की शक्ति है सत्ता। गेल्डन के अनुसार सत्ता संगठन का हृदय है। और विशेषताएं क्या बताई हैं? प्रबंधकीय अधिकार होता है, कार्य सौंपने व निष्पादन का अधिकार होता है। सत्ता उच्च स्तर पर व्यापक तथा निम्न स्तर पर संकीर्ण होती है और शक्ति प्लस वैधता से मिलकर बनी होती है। फिर प्रत्यायोजन सदैव ऊपर से नीचे होता है। तो सत्ता क्या है? प्रबंधकीय का अधिकार है, कार्य सौंपने व निष्पादन का अधिकार है। सत्ता उच्च स्तर पर व्यापक तथा निम्न स्तर पर संकीर्ण होती है। फिर सत्ता के स्रोत क्या है? कानून, जैसे विधि, संविधान, फिर अधिनियम हो सकते हैं, फिर न्यायिक निर्णय और पूर्व उदाहरण हो सकते हैं। फिर परंपरा, परंपरा में जैसे प्रथाएं, नियम हो सकते हैं और कार्य करने की कोई आदत हो सकती है। फिर प्रत्यायोजन भी हो सकता है, तो कानून, परंपरा और प्रत्यायोजन। फिर सत्ता के स्रोत संबंधी दृष्टिकोण सिद्धांत क्या है? तो सक्षमता सिद्धांत, गुण तथा योग्यता के आधार पर। फिर सत्ता की स्थिति विचारधारा, तो इसमें शास्त्रीय विचारों को द्वारा प्रतिपादित है, औपचारिक पद के साथ आती है ये। फिर सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, इसमें चेस्टर बेर्नार्ड द्वारा दिया गया है, इसके द्वारा अधीनस्थों की स्वीकृति पे आधारित होती है। फिर है उदासीनता का क्षेत्र, तो इसमें बेर्नार्ड ने 3 स्थितियां बताई। आदेश पूर्ण अस्वीकृत हो सकता है, फिर आदेश अधीनस्थ द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत हो सकता है, फिर है स्वेज भाव से स्वीकृत आदेश उदासीनता का क्षेत्र है। फिर स्वीकृति का क्षेत्र क्या है? तो अल्बर्ट साइमन ने बताया, विश्वास की सत्ता हो, एकरूपता की सत्ता हो, दबाव की सत्ता हो, वैधानिकता की सत्ता हो। और 4 शर्तें क्या क्या हैं? तो अधीनस्थ आदेश समझता है, अधीनस्थों के हित में अधीनस्थों के हितों के विपरीत ना हो और संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप हो। अधीनस्थ अधीनस्थ मस्त मस्त मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो इसको करने के लिए। तो सत्ता की स्वीकृति विचारधारा जो दी है अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित है और उसके लिए 4 शर्तें बताई हैं उसने कि आदेश अधीनस्थ आदेश समझता हो, अधीनस्थों के हितों के विपरीत ना हो, संगठन के आदेश के अनुरूप हो, अधीनस्थ मस्तिष्क और शारीरिक रूप से सक्षम हो। फिर सत्ता के प्रकार, तो मैक्स वेबर ने बताया, परंपरागत, करिश्माई, वैध, तार्किक। फिर एक है बलयुक्त सत्ता, एक है आदर्शात्मक सत्ता और उपयोगितावाद सत्ता। फिर है एक है सत्ता सूत्र प्राधिकार सत्ता, स्टाफ प्राधिकार सत्ता और क्रियात्मक प्राधिकार सत्ता। तो क्रियात्मक तो होती है किसी एक क्षेत्र विशेष पे इनको रहता है कार्य करने का अधिकार। फिर सूत्र अधिकार सत्ता है जो प्रमुख होती है, जैसे कि कोई मिनिस्ट्री हो गई, और स्टाफ सत्ता है जो नीतियों का क्रियान्वयन में सलाह देती है, जैसे हो गया नीति आयोग। फिर नियंत्रण और सीमाएं क्या हैं? तो विधायी नियंत्रण होती है, न्यायिक नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। फिर जनमत, मीडिया, दबाव समूह द्वारा अधीनस्थों की सीमा होती है, आदेशकर्ता का व्यक्तित्व होता है और जैविक मनोवैज्ञानिक सीमाएं होती है। शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है? तो शक्ति मूलतः सक्षम क्षमता है, पर सत्ता अधिकारों का योग है। फिर शक्ति भौतिक तत्व है, सत्ता वैधानिक तत्व है। शक्ति साधन के रूप में, सत्ता साध्य के रूप में। शक्ति व्यक्तिगत होती है, सत्ता संस्थागत। शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, सत्ता मूल्य सापेक्ष। शक्ति शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है। शक्ति प्रवाह ब्यूरोक्रेट से टेक्नोक्रेट को, पर सत्ता का प्रवाह
टेक्नोक्रेट से ब्यूरोक्रेट को। फिर वैधता, तो अरस्तु के अनुसार कानून का शासन वैधता का आधार है। तो एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक तथा शासित के मध्य एक मूल्य प्रधान विश्वास या सहमति के रूप में प्रकट होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक और शासित के मध्य एक मूल्य प्रधान विश्वास या सहमति के रूप में प्रकट होता है। स्रोत हो सकते हैं इसके परंपरा, करिश्मा, गुण, तार्किकता, विचारधारा। प्लेटो के अनुसार चुनाव, प्रजातंत्र, परंपरा, कुलीन तंत्र। फिर वैधता के प्रकार, तो डेविड ईस्टन के अनुसार विचारधारात्मक, संरचनात्मक, व्यक्तिगत। रॉबर्ट डेल के अनुसार उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। फिर विशेषताएं क्या होती हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ की अपेक्षा विश्वासनिष्ठ होती हैं। शासन व्यवस्था के प्रति प्रमाणीकरण होता है। शक्ति प्लस वैधता सत्ता होती है, सत्ता को प्रभावी बनाती है, सत्ता की सहमति तथा स्वीकृति आवश्यक है। फिर वैधता का संकट क्या है, तो शासक व शासित पक्ष के बीच मूल्यों व विश्वासों के बारे में सहमति समाप्त होने से गतिरोध बढ़ता है, इसी को वैधता का संकट कहते हैं। कारण हो सकते हैं इसके नए विचारों व विश्वासों का उदय, नई व्यवस्था द्वारा पुरानी व्यवस्था को चुनौती। और इसके उपाय क्या है, सामंजस्य स्थापना करें, संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन किया जाए, शासन व्यवस्था को जनोपयोगी बनाना, परंपराओं का आदर करना, सहमति द्वारा निर्णय। फिर शक्ति, वैधता तथा सत्ता का संबंध। तो आधार, शक्ति का आधार भौतिक है, वैधता का आधार नैतिक है, सत्ता का आधार वैधानिक है। फिर मूल्य, मूल्य क्या है, शक्ति मूल्य निरपेक्ष है, सत्ता वैधानिक मूल्य होता है और वैधता में नैतिक मूल्य होते हैं। फिर सत्ता के बिना शक्ति गैर कानूनी, किंतु वैधता के बिना शक्ति व सत्ता दोनों अनैतिक हैं। अब अन्योन्याश्रित संबंध है, इनमें एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शक्ति और वैधता बन जाती है सत्ता, तो वैधानिक तत्व। वैधता है नैतिक तत्व, शक्ति है भौतिक तत्व। फिर आता है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व, टेरी ने बताया, उत्तरदायित्व एक व्यक्ति की उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता है जो उसके और उसके उच्चाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। प्रकार, कार्यात्मक उत्तरदायित्व, क्रियात्मक उत्तरदायित्व हो सकता है, इसमें प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन। फिर अंतिम व संपूर्ण उत्तरदायित्व, जिसमें प्रत्यायोजन नहीं होता। फिर विशेषताएं क्या है, व्यक्तिगत, नैतिक और आध्यात्मिक गुण है उत्तरदायित्व। फिर नैतिक दबाव के रूप में कार्य करता है, स्वतंत्र स्व नियंत्रण से जुड़ा तत्व है, सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाता है। फिर प्रशासनिक उत्तरदायित्व में आते हैं राजनीतिक, संस्थागत और पेशेवर। फिर उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में अंतर, तो उत्तरदायित्व नैतिक व व्यक्तिनिष्ठ गुण है, जवाबदेहिता बाध्यता व वस्तुनिष्ठता होती है। उत्तरदायित्व आंतरिक गुण है, जवाबदेहिता बाह्य और औपचारिक गुण है। उत्तरदायित्व स्वीकृति होती है और आंतरिक स्वीकृति होती है, जवाबदेहिता में आरोपित होता है। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन हो सकता है और जवाबदेहिता का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। फिर उत्तरदायित्व दंड का प्रावधान अनिवार्य नहीं है, जवाबदेहिता में दंड कार्रवाई होती है दंडात्मक। फिर उत्तरदायित्व जन आकांक्षाओं के प्रति कार्यबोध है, कर्तव्य बोध है। पर जवाबदेहिता उत्तरदायित्व क्रियान्वयन की विशिष्ट विधि है। फिर है नियंत्रण का क्षेत्र, तो किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके तहत वह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। किसी संगठन में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों या कार्यात्मक इकाइयों की वह संख्या जिस पर उच्च अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष एवं प्रभावी रूप से नियंत्रण, निर्देशन व पर्यवेक्षण कर सकता है। फिर जैसे कि विविध विचारक, हैमिल्टन के अनुसार 3 या 4 अधीनस्थ होते हैं, ग्रेक्युनास के अनुसार 5 या 6 अधीनस्थ होते हैं, और विक के अनुसार उच्च स्तर पर 5 से 6 और निम्न स्तर पे 8 से 12 हो सकते हैं। और यूजीसी के अनुसार 10 से 12 विद्यार्थियों पर नियंत्रण संभव है। फिर ग्रेक्युनास ने रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन 1933 में ध्यान का क्षेत्र बताया है इसको। तो संबंध, जैसे इसने बताया, प्रत्यक्ष एकल संबंध होते हैं एन, अधीनस्थों की संख्या। फिर प्रत्यक्ष समूह संबंध होते हैं जो होते हैं एन इंटू एन माइनस वन। फिर आड़े तिरछे संबंध बताए इसने एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन। फिर तो इसने बता दिए से 5 है तो 100 हो गए और 6 है तो 222। फिर कार्य की प्रकृति, कारक क्या होते हैं इसके, तो कार्य की प्रकृति क्या है, कौन सा स्थान पे है। फिर कारक क्या है, योग्यता या व्यक्तित्व क्या है व्यक्ति का। फिर कार्य की प्रकृति कैसी है।
फिर और समय समय कितना हो गया है, ठीक है। फिर अधीनस्थ और व अधीनस्थों की संख्या अगर अंकगणितीय रूप से बढ़ती है तो संबंध ज्यामितीय रूप से बढ़ते हैं इसके अनुसार, ग्रेकुनास के अनुसार। और फिर इसके विस्तार के कारण क्या है, तो स्वचालन व मशीनीकरण के प्रयोग से, फिर प्रबंध सूचना व्यवस्था से, फिर पद सोपान से, और स्टाफ में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करके, ठीक है। फिर अगला है पद सोपान। पद सोपान के अनुसार ग्रीक शब्द है हाइर्स और आर्क्स। तो हाइर्स निम्नतर पर उच्च, छोड़ो सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थों का संबंध है जो प्रत्येक संगठन में लागू होता है। फिर फियोल ने इसको स्केलर चैन कहा, मोनेरेले ने स्केलर प्रोसेस कहा। विशेषताएं क्या हैं, तो पिरामिडाकार व्यवस्था है, विविध इकाइयां और उप इकाइयां होती है, फिर निश्चित अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है, सभी सूचनाएं एवं आदेश एक उचित माध्यम द्वारा गुजरते हैं, फिर स्पष्ट कार्य विभाजन होता है। और प्रकार क्या है, फिफनर और शेरवुड के अनुसार है कार्य आधारित, दक्षता आधारित जो कि निजी क्षेत्र में होता है, फिर रैंक आधारित जो कि होता है सेना में, और होता है वेतन आधारित। तो कार्य और दक्षता, रैंक और वेतन। फिर महत्व क्या है, तो संगठन में संगठन को आधार व स्पष्टता प्रदान करता है। फिर प्राधिकार उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, वरिष्ठ अधीनस्थ संबंधों का ज्ञान होता है, संचार का उचित माध्यम होता है, प्रत्ययजन विकेंद्रीकरण संभव बनाता है, और प्रशासनिक नेतृत्व का विकास करता है, प्रेरणा व संगठन के प्रति अपनत्व की भावना विकास करता है, प्रेरणा देता है जिसे संगठन के प्रति अपनत्व की भावना। फिर उत्तरदायित्व व कार्यों का स्पष्टीकरण होता है। पर इसके दोस्त क्या है, अधीनस्थों की अरुचि, कार्यों में देरी, लाल फीताशाही, सफलता व असफलता वरिष्ठ पर निर्भर करती है, कठोरता व रूढ़िवादिता का संचार। फिर शीर्ष अधीनस्थ तनाव होता है, द्वितीय पंक्ति का नेतृत्व का विकास नहीं होता। फिर पीटर का नियम क्या है, तो पद सोपान के आड़ में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अप, क्या है आवश्यकताओं को बढ़ाने, क्या है सॉरी पद सोपान के आड़ में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अक्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है, फिर दोषों को दूर करने का उपाय करता है। तो इनके दोषों को दूर करने का उपाय क्या है, तो पद सोपान के स्तर की संख्या में कम हो, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, पद सोपान का लचीलापन हो, गैंग प्लैंक का यूज किया जाए। गैंग प्लैंक किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने। तो इसके अनुसार शाब्दिक अर्थ होता है नाव में बैठने हेतु लकड़ी की तख्ती, ठीक है। शर्तें क्या है, सीधा संपर्क व सूचना अधिकारियों को दिए, फिर निर्णय अधीनस्थों को शेयर की जानी चाहिए, निर्णय अधीनस्थों से शेयर की जानी चाहिए, संचार समान स्तर पर होता है और निजी संगठन में अधिक उपयोगी है। फिर किसी क्रिस ऑर्गियर्स के मैट्रिक्स संगठन की अवधारणा को भी अपना सकते हैं अपन गैंग प्लान के अलावा, तो इसमें एक और ये दे सकते हैं। फिर है मैट्रिक्स संगठन, तो मैट्रिक्स संगठन किसने दिया था, क्रिस ऑर्गियर्स ने। तो इसके अनुसार इसकी उल्लेख किया था पॉल लॉरेंस ने और स्टैनली डेविस और पॉल लॉरेंस ने किया था इसको। मैट्रिक्स पुस्तक में विशेषताएं थी, सभी कर्मचारियों के पास समान शक्तियां, समान उत्तरदायित्व है, उच्च अधीनस्थ संबंधी नहीं है, और संपूर्ण संगठन सूचना के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फिर पद सोपान के सिद्धांत क्या है, उचित माध्यम का सिद्धांत होता है। तद उचित माध्यम का सिद्धांत जिसमें संचार की प्रक्रिया में पद सोपान का कोई भी स्तर नहीं छूटना चाहिए। फिर है तदनुरूपता का सिद्धांत, तो प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व में संतुलन होता है, जिसके जितने ज्यादा प्राधिकार उसका उत्तरदायित्व भी ज्यादा। फिर है आदेश की एकता का सिद्धांत, तो संगठन में किसी एक कर्मी को एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए। फिर कार्य विभाजन का सिद्धांत,
और प्रत्यायोजन का सिद्धांत। तो पद सोपान के सिद्धांतों में आते हैं उचित माध्यम का सिद्धांत, तद अनुरूपता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत और कार्य विभाजन का सिद्धांत और प्रत्यायोजन। फिर परिभाषा, तो सत्ता तथा उत्तरदायित्व के आधार पर उच्च अधीनस्थों के संबंधों का निरूपण होता है, इसको अपन कह सकते हैं। सत्ता व उत्तरदायित्व के आधार पर उच्चस्थ व अधीनस्थों के संबंधों का निरूपण। फिर अगला, उच्च अधीनस्थ शब्द का उपयोग न कि व्यक्ति वगैरह का, ठीक है। तो उच्च अधीनस्थ का उपयोग करना है अपन को इसमें। सत्ता तथा उत्तरदायित्व के आधार पर उच्चस्थ तथा अधीनस्थों के संबंधों का निरूपण। फिर है आदेश की एकता, एक समय विशेष में एक अधीनस्थ को एक ही उच्चस्थ आदेश प्राप्त हो। किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। एक व्यक्ति, एक बॉस, एक पर्यवेक्षक भी कहते हैं इसको। और जैसे ए है, नीचे बी सी डी ई है। फिर है एक व्यक्ति, एक बॉस, एक पर्यवेक्षक। फिर समर्थक थे इसके हेनरी फ्यूल, गुली कुर्विक, मोनेरिले। और एक से अधिक बॉस नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो क्या होगा, अनुशासन भंग होगा, कार्यों का अति व्यापन होगा, कर्मचारी भ्रम की स्थिति में होगा, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। फिर विरोधी कौन थे, तो इसके विरोधी थे टेलर फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया था। फिर मिलेट कहते हैं दोहरा पर्यवेक्षण होता है। और हाइस और हाई तो साइमन भी इसके थे, साइमन ने इसको लोकोक्ति और मुहावरे कहा था। फिर है विशेषताएं क्या है, केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त, सत्ता तथा नेतृत्व का स्पष्टीकरण, और पद सोपान से जुड़ा हुआ सिद्धांत है आदेश की एकता। फिर इसके पक्ष में तर्क क्या है, संगठन में स्पष्टता में वृद्धि होती है, कार्य व आदेशों के दोहराव में से बचा जाता है, कार्य कुशलता तथा शीघ्रता से कार्य होते हैं, समयबद्ध पे निष्पादन होता है, प्रभावी अनुशासन तथा नियंत्रण संगठन में स्थायित्व लाता है। और एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, गुलिक और उर्विक के अनुसार। फिर श्रम, अकुशलता और गैर जिम्मेदार का, ये क्या है, गैर जिम्मेदारी का छोड़ता है ये, ठीक है। फिर विपक्ष में तर्क क्या है, तो स्केलर हडसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बॉस की अवधारणा वर्तमान में आधुनिक जटिल सरकारी संगठनों में अब विरले ही देखने को मिलती है। अब आदेश की एकता का पालना मुश्किल है, तो किसने बताया था, स्केलर हडसन ने बोला था। फिर जेडी मिलिट का कहता है कि दोहरा पर्यवेक्षण होता है, तकनीकी आदेश होता है, प्रशासनिक आदेश होता है आजकल। फिर हर्बर्ट साइमन, एकता, आदेश की एकता व कार्य विशेषीकरण सिद्धांत परस्पर विरोधी सिद्धांत है कि कार्य में अगर विशेषीकरण चाहिए तो परस्पर विरोध होगा ही। फिर फेडरिक डब्ल्यू टेलर, तो फंक्शनल फॉरमैनशिप दिया, इसने श्रमिकों की संख्या 8 बताई पर्यवेक्षण के लिए। और आदेश की एकता सैनिक प्रकार की 14 बताया इसने। फिर है गैंग प्लैंक, तो गैंग प्लैंक का अर्थ है क्षैतिज संप्रेषण व्यवस्था, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो पद सोपान में होने वाली देरी के निराकरण हेतु है, जिसका तात्पर्य है छलांग लगाकर संचार करना। फिर प्रत्यायोजन से तात्पर्य है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को कर्तव्य के साथ प्राधिकार का सौंपा जाना, जिसमें अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। फिर अवधारणा, कार्य तथा अधिकार अधीनस्थ को सौंपना, प्राधिकार अधीनस्थ को दिए जाते हैं कुछ, ठीक है। फिर तात्कालिक व कार्यात्मक उत्तरदायित्व अधीनस्थ, फिर अंतिम उत्तरदायित्व वरिष्ठ का होता है। फिर बाध्यता का निर्माण करता है, ये दोहरा स्वरूप होता है और एक कला है ये। फिर इसके घटक क्या हैं, तो एक प्राधिकार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, फिर उत्तरदायित्व भी होने चाहिए। महत्व क्या है, इससे कार्य बोझ में कमी आती है, मितव्ययता व कार्य कुशलता में बढ़ती है। फिर द्वितीय स्तर की लीडरशिप की तैयार करता है, अधीनस्थों के कार्य अनुभव में वृद्धि करता है, समय की बचत करता है और कार्य बोझ में कमी करता है, तकनीकी जटिलता में उपयोगी है। प्रकार क्या है, प्रकार है पूर्ण प्रत्यायोजन, सभी निर्णायक शक्तियां अधीनस्थ के पास, सशर्त व शर्तविहीन प्रत्यायोजन। फिर है औपचारिक व अनौपचारिक प्रत्यायोजन, और स्थायी व अस्थायी प्रत्यायोजन, और सीधा और माध्यमिक प्रत्यायोजन। फिर प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है,
तो प्रत्यायोजन व्यापक प्रशासनिक धारणा है, विकेंद्रीकरण राजनीतिक। प्रत्यायोजन सीमित और संकुचित है, विकेंद्रीकरण विस्तृत है। प्रत्यायोजन आंतरिक कार्य प्रणाली से जुड़ा है, विकेंद्रीकरण संपूर्ण कार्य प्रणाली से संबंधित है। फिर प्रत्यायोजन एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को और है होता है, और विकेंद्रीकरण एक संस्था से दूसरी संस्था। फिर प्रत्यायोजन अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजक का होता है, विकेंद्रीकृत में अंतिम उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता है। फिर बाधाएं क्या हैं? तो स्थापित तरीकों का प्रक्रिया का अभाव, स्थापित तरीकों व प्रक्रिया का अभाव होता है इसमें। फिर अस्थिर व जटिल कार्यों का प्रत्यायोजन असंभव है, विश्वास की कमी होती है तो नहीं हो पाता है। फिर वित्तीय स्वीकृति व नियंत्रण का प्रत्यायोजन नहीं हो पाता है, और प्रभावी साधनों की कमी होती है, समन्वय व संपर्क का अभाव, ये इसकी बाधाएं हैं। फिर सुझाव क्या है? तो प्रत्यायोजन विशिष्टीकरण व लिखित हो, व्यक्ति के बजाय पद का प्रत्यायोजन होना चाहिए, और आदेश की सामान्य श्रृंखला होनी चाहिए, और योग्यता के आधार पर प्रत्यायोजन होना चाहिए। फिर है सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ। तो सामान्यज्ञ सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, विशेषज्ञ तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामान्य पोस्ट ग्रुप संबंधी कार्य करते हैं, विशेषज्ञ तकनीकी कार्य करते हैं। सामान्यज्ञ उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं, विशेषज्ञ मध्यवर्ती सोपान पर नियुक्त होते हैं। फिर सामान्यज्ञ विशेषज्ञों की तुलना में अधिक वेतन लेते हैं, सामान्यज्ञ कम वेतन लेते हैं। नहीं, विशेषज्ञ सामान्यों से कम वेतन लेते हैं। फिर नीति निर्माण, सामान्यज्ञों का काम है नीति निर्माण, विशेषज्ञ का है नीति क्रियान्वयन। सामान्यज्ञ अंतर विभागीय स्थानांतरण होते हैं, विशेषज्ञ सदैव एक ही विभाग में सेवा देते हैं। सामान्यज्ञ ब्यूरोक्रेट, एग्जाम्पल आईएएस, और विशेषज्ञ होते हैं टेक्नोक्रेट, इंजीनियर और डॉक्टर। फिर विवाद विवाद तो नॉर्थ कोर्ट और क्या है ये, ट्रेवल यान रिपोर्ट, नॉर्थ कोर्ट ट्रेवल यान रिपोर्ट में 1853 में इनका विवाद बताया गया। विवाद के मुद्दे हैं जैसे प्रशासनिक पदें सदैव सामान्यज्ञों की नियुक्ति होती है, पद वेतन तथा सुविधाएं, पद वेतन तथा सुविधाएं भी एक इनका मुद्दा है। फिर अंतर विभागीय स्थानांतरण, सामान्यों के विशेषज्ञों के प्रति निरंकुश व्यवहार, विशेषज्ञों के परामर्शों को गंभीरता से नहीं लेना, और सामान्यों के अधीन कार्य करना, अतार्किक नीतियों को लागू करने की बाध्यता। ये इनके कुछ विवाद हैं जिस किसमें बताएं, नॉर्थ कोर्ट ट्रेवल यान रिपोर्ट में। फिर ब्रिटिश एक कमेटी बनी थी, फुल्टन कमेटी, उसके अनुसार विशेषज्ञ होने चाहिए, और यूएसए में हूवर आयोग ने सामान्य का समर्थन किया। फिर सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ के तर्क क्या हैं? सामान्यज्ञ प्रशासन संचालित करना एक कला है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। सामान्यज्ञ नीति निर्माण एक जटिल कार्य है। फिर निर्णय निर्माण सामान्यों का सर्वसिद्ध कौशल है। विशेषज्ञ कार्य विशेष में प्रशिक्षित होते हैं, पर सामान्यज्ञ हर क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पे। फिर परंपरागत अवधारणा है सामान्यज्ञ, और श्रेष्ठ नीति निर्माण द्वारा विशेषज्ञों के लिए ये सरल कार्य बन देते हैं। फिर विशेषज्ञ भी प्रशासन की सामान्य की क्रियाएं संचालित कर सकते हैं, अवसर मिलने पर क्षमता सिद्ध होती है, अवसर मिलने पर क्षमता सिद्ध करते हैं। फिर विशेषज्ञ तकनीकी बारीकियां भली भांति जानते हैं, मात्र आदेश को निर्णय क्षमता नहीं कहा जा सकता। फिर नियामकीय कार्यों हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और युग परिवर्तन के दौर में सभी को अधिकार है, समानता होती है, ठीक है, और थोपे हुए आदेशों की प्राप्ति इनको होती है। फिर समाधान, विभाग आवंटन पूर्व निर्धारित होना चाहिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं का विकास होना चाहिए, सचिवालय व निदेशालय का एकीकरण होना चाहिए, प्रशिक्षण हेतु एक स्थान निर्धारण होना चाहिए। फिर वेतन व सुविधाएं समान हो, और फर्स्ट एआरसी के अनुसार कार्यात्मक व गैर कार्यात्मक सेवाएं डिसाइड की जाएं, और सामान्यों को परिवर्तित होना चाहिए। फिर एकीकृत पद सोपान व्यवस्था हो, और पृथक व समानांतर पद सोपान हो। फिर एनपीएम, एनपीएम क्या है? तो एनपीएम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एनपीएम शब्द का प्रतिपादन किया था क्रिस्टोफर हुड ने, पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल रीजन।
और एनपीएम की अवधारणा ट्रेड ग्रेबलर और डेविड ऑसबर्न ने दी थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में। फिर एनपीएम के अन्य नाम हैं जैसे कि उत्तर नौकरशाही मॉडल ब्राजील ने, उद्यमी प्रशासन ऑसबर्न ने, तीसरा रास्ता यूए यूए गन ने। फिर ब्रिटेन में थेचरवाद कहते हैं, यूएसए में रेगनोमिक्स और न्यूजीलैंड में रोजोनोमिक्स। ठीक है, ये सब तो बकवास है, इनको हटाओ। अब आते हैं 10 सूत्रीय कार्यक्रम। तो ये अपन को याद रखने, ये किसने दिए थे? ट्रेड गिबलर और डेविस ओसबर्न ने। तो ट्रेड गैबलर और डेविड ओसबर्न ने दिए ये रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट में, जिसमें 10 सूत्रीय कार्यक्रम। उस गांव में बापू उद्यमी फसल है, उत्प्रेरक सरकार, समुदाय आधारित सरकार, विकेंद्रित सरकार, नहीं नहीं, क्या है? उत्प्रेरक सरकार, समुदाय आधारित सरकार, फिर है परिणाम उन्मुख सरकार और ग्राहकोन्मुखी सरकार, फिर है विकेंद्रीकृत सरकार, और है फिर बाजारोन्मुख सरकार, पूर्वानुमानकर्ता और उद्यमी शासन सरकार, फिर है प्रतिस्पर्धी सरकार शासन, समुदाय आधारित शासन, परिणामोन्मुख, ग्राहकोन्मुख, उद्यमी शासन, मिशन आधारित। विशेषताएं और इसकी आलोचना क्या है? बेरोजगारी बढ़ाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में कमी करता है, लोक सेवकों को मनोबल को कम करता है। फिर हेलन मार्केटस और पैट्रिक उनलीवी ने डिजिटल एरा गवर्नेंस के माध्यम से एनपीएम की आलोचना की। फिर विशेषताएं क्या हैं? तो नियंत्रणकर्ता के स्थान पे प्रोत्साहनकर्ता, जैसे पीपीपी मॉडल, ओपन मार्केट पॉलिसी। महत्व क्या है? लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। फिर स्थानीयकरण या विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, जिसमें ये 77वें 74वां संविधान संशोधन और नीति आयोग। फिर स्थानीय सरकारों का सशक्तिकरण, अधीनस्थों व योजनाओं का क्या करता है? प्रभावी निरीक्षण। और फिर पारदर्शिता, आरटीआई एक्ट 2005, लोक सेवा गारंटी एक्ट, जन सुनवाई। भ्रष्टाचार में कमी लाता है, कार्यकुशलता बढ़ाता है। फिर 3E, तो एफआरबीआई 2013, जिसमें विनिवेश कार्यक्रम, नागरिक अधिकार पत्र, मंत्रालय विभागों में सुविधा काउंटर, जिससे मितव्ययी संस्कृति, लाभोन्मुखी प्रशासन। फिर भी नौकरशाहीकरण के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाए पीएसयू में। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें, लेटरल व संविदा आधारित भर्तियां, जिससे लाल फीताशाही में कमी, तार्किक प्रशासन संरचना। विनौकरशाहीकरण से क्या है? सार्वजनिक नौकरशाही का ऐसे आदेशों और अधिकारों में विघटन जो संविदा के आधार पर कार्य करे। तो विनौकरशाहीकरण से तात्पर्य है सार्वजनिक नौकरशाही का ऐसे अधिकरणों में विघटन जो संविदा के आधार पर कार्य करे। फिर परिभाषा इसकी अगर आई तो अपन क्या लिखेंगे? पहले देख लेते हैं इसके पूरे। पद सोपान व्यवस्था का विरोध, जिसमें प्रशासन में आईटी का प्रयोग करके लचीले पद सोपान, शीघ्र निष्पादन, कार्यों में देरी में कमी करना। फिर सरकार व सरकारी संसाधनों के आकार में कटौती, संविधान संशोधन 2003, सरकारी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। फिर ठेका पद्धति, जिसमें बीओटी। फिर राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन खारिज किया, उपलब्धि मूल्यांकन पे बल दिया, जिसमें एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो गई, 360 फीडबैक हो गया। फिर 3R पे बल दिया, जिसमें रिटर्न, रिसाइकिल, फिर और रीयूज, और एक ग्राहकोन्मुखता पे। अब इसकी परिभाषा अपन बताएंगे। दक्षता, कार्य कुशलता, मितव्ययता के लिए लोक प्रशासन में निजी प्रबंधन की तकनीकों का अनुप्रयोग करना ही नव लोक प्रबंधन कहलाता है। तो क्या बताएंगे? दक्षता, कार्य कुशलता, मितव्ययता के लिए लोक प्रशासन में निजी प्रबंधन की तकनीकों का अनुप्रयोग करना ही नव लोक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। फिर एनपीए और एनपीएम में अंतर क्या है? तो युवाओं का आंदोलन था एनपीए, एनपीएम था वरिष्ठ और अनुभवी युवाओं की भागीदारी। फिर एनपीए में अमेरिकी सार्वजनिक आर्थिक उथल पथल के दौरान, और एनपीएम एलपीजी सुधारों के दौरान। फिर है एनपीए प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता व परिवर्तन, इसके 4 वैल्यू हैं। और इसकी थी लक्ष्य इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी।
फिर एनपीए सरकार का आलोचक है और एनपीएम सीमित भूमिका का समर्थन करता है। फिर यूएसए जैसे विकसित देशों हेतु प्रासंगिक है, पर ये विकसित और विकासशील दोनों देशों के हेतु प्रासंगिक है। फिर लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाने हेतु कार्य करता है, पर ये एनपीएम लोक प्रशासन को प्रबंधकीय विज्ञान बनाने हेतु कार्य करता है। फिर एनपीएम के उदय के कारण क्या है, तो 1980-90 के दशक के दौरान नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन सामाजिक मांग, नवीन प्रतिस्पर्धा, फिर एलपीजी मॉडल का उदय हुआ, द्वितीय मिनोबुक सम्मेलन हुआ 1988 में, और ऑसबर्न गैवलर की री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक, तो इसने भी क्या किया। फिर परिवर्तन का प्रबंध, तो परिवर्तन का प्रबंध क्या है, कुर्ट लेबिन के अनुसार संगठन की चलायमान व्यवस्था में जानबूझकर परिवर्तन करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें संगठन के आंतरिक बाह्य पर्यावरण में परिवर्तनों का अध्ययन व संगठन के कार्य ढांचे व कार्मिकों के व्यवहार में परिवर्तन का व्यवस्थित नियोजित प्रयास है ये। इससे संरचनात्मक, व्यवहारात्मक और प्रशिक्षि क्या ये प्रशिक्षात्मक। कुर्ट लेबिन के अनुसार संगठन की शक्तियां अवरोधक होती हैं और उत्प्रेरक होती हैं। परिवर्तन का विरोध करती हैं अवरोधक, और उत्प्रेरक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं। और परिवर्तन के विरोध जैसे विवाद हो गए, खराब कार्य दशा हो गई, हड़ताल हो गया। फिर उत्प्रेरक में हो गए पर्याप्त वेतन, सौहार्दपूर्ण संबंध। फिर परिवर्तन के प्रबंध के कारण, तो बाह्य कारण होते हैं सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, आर्थिक जैसे औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, और हो गई जैसे अपने कौन सी हो गई वो मौद्रिक नीति, ठीक है। फिर एलपीजी रिफॉर्म हो गए। फिर आंतरिक कारण में आ गए जैसे संगठन के कार्यों व उत्तरदायित्व में परिवर्तन, फिर कार्मिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु, फिर कार्मिकों के शिक्षित व जागरूकता बनाना, और तकनीकी कारण हो सकते हैं जैसे मशीनीकरण, स्वचालन और ई गवर्नेंस। फिर परिवर्तन के प्रबंध के चरण, तो अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग में परिवर्तन के कारण जानना, परिवर्तन से पहले संगठन का आकलन करना, अवरोधक व उत्प्रेरक शक्तियों की पहचान और पहचान करना। फिर उसमें क्या होता है, परिवर्तन करना। फिर मूविंग आता है। मूविंग में क्या है, किए गए परिवर्तनों की समीक्षा करना। और फिर रीफ्रीजिंग आता है। रीफ्रीजिंग में आता है समीक्षा के बाद परिवर्तन को संगठन में लागू करना। अब इसकी आदर्श स्थिति क्या है, तो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, उचित प्रशिक्षण होना चाहिए, कुशल नेतृत्व होना चाहिए, संचार की स्पष्टता होनी है, कार्मिक शिक्षा व जागरूकता होनी चाहिए। फिर महत्व क्या है, संसाधन गतिशील बनाने में, उत्तरजीविता बढ़ाने में, समन्वय बढ़ाने में, नवाचार बढ़ाने में, कार्य निष्पादन बढ़ाने में, सामंजस्य बढ़ाने में, उत्प्रेरक शक्ति की तरह कार्य करने में। विरोध क्या होता है, संसाधनों की कमी होती है, कार्मिकों के शक्ति व अधिकार कम करता है। फिर कार्मिकों के नकारात्मक दृष्टिकोण से, भूतकाल परिवर्तनों की असफलता से, आर्थिक हानि का व्यय से, कर्मचारियों की छटनी से। फिर सचिवालय तथा निदेशालय में अंतर, तो शीर्ष संस्था होती है सचिवालय, कार्य नीति निर्माण है, अधिकांश सामान्य होते हैं इसमें, और राजधानी में विस्तृत होती है। राज्य प्रशासन का मस्तिष्क है। फिर निदेशालय अधीनस्थ संस्था है, कार्य नीति क्रियान्वयन विशेषज्ञ होते हैं, अन्य शहरों में भी होती है, राज्य प्रशासन के हाथ पैर हैं ये। फिर कार्य भूमिका क्या है, सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, समन्वयकारी भूमिका। फिर विधायी कार्य, कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य, आपदा प्रबंधन, वित्तीय कार्य, नीति निर्माण, केंद्र राज्य संपर्क। फिर है प्रशासनिक नेतृत्व। फिर इसके कार्य क्या है, निदेशालय के नीति क्रियान्वयन, पदोन्नति स्थानांतरण संबंधी कार्य, अधीनस्थों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य, और शोध व अनुसंधान संबंधी कार्य, मंत्रियों की तकनीकी सलाह और निरीक्षण कार्य। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उन सिद्धांत और आदर्शों व मूल्य का योग है जो किसी कॉर्पोरेट को नैतिक, पारदर्शी व्यवहार हेतु प्रेरित करते हैं, ताकि लाभ अर्जन की प्रक्रिया में शेयर धारक व क्या है ये पठाधारकों के हितों की रक्षा हो सके। क्या है ये शेयर धारक तथा जो भी है ये हितधारकों की रक्षा हो सके। फिर के एम बिरला समिति 1999 में, तो इसने क्या है, सीजी धारकों के लिए, शेयर धारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है,
वह अन्य भागीदारों के हितों की सुरक्षा करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो बी सॉरी केएम बिरला समिति के अनुसार कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेयरधारकों के लिए दीर्घकाल एक लाभ सुनिश्चित करता है तथा अन्य भागीदारों के हितों की सुरक्षा करता है। फिर विशेषताएं क्या हैं? तो मूल्य नैतिकता का समावेश होना, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता और निजी व सार्वजनिक दोनों उपक्रमों पर लागू होता है। शेयर धारकों के हितों की रक्षा करता है। कॉर्पोरेट की समाज तथा पर्यावरण के प्रति सजगता की जांच करता है।